ये एक बेसिक कह लो कि प्रोसीजर है एक रिव्यू आर्टिकल लिखने का, जो कि मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। आप इसे देख पाओगे, ये डिफरेंट पॉइंट वाइज है। तो आप इसमें पॉइंट देख सकती हो। आपको ये चीज़ें हम्म। पहले भी पता है, आप जानती हो, लेकिन जस्ट आपकी कह लो कि रिवीजन के लिए, या फिर थोड़ी सी एक दो बातें हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट करनी है, वो आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ मैं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये मैंने नहीं, आप ऐसे ना कहा करें, मुझे सब पता नहीं होता, कुछ चीजें मेरी बहुत नहीं होती हैं। नहीं, लेकिन आपका जितना एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी चीज़ें पता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चलो। काफ़ी चीज़ों का पता है। और वैसे भी ये मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पे अच्छा लगता है कि आप किसी को ये ना कहें कि आप नहीं आता है, बल्कि यही कहना चाहिए कि आपको पता है इस चीज़ का, तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, या फिर हम लोग जी। कोई नई चीज़ सीख लेते हैं, इससे उसे भी बुरा नहीं लगता। जी। तो अब ठीक। यहाँ पर ये सिंपल चीज़ है, टॉपिक चूज करें, कंडक्ट अ थॉरो लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ ना, हम लोग किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू है उसको कंडक्ट कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक स्टेप्स आ जाते हैं। वो हम बेसिक स्टेप्स देखते हैं, वो कौन से हैं कि हमने एक, हमारे पास है ना, क्लियर रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा। ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव आपको पता है, आपके पास जो आउटलाइन है उसके जरिए आपके पास मौजूद है। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ें होती हैं, हमने मल्टीपल डेटा बेसिस या रिसोर्सेज देखने होते हैं। अब वो मल्टीपल डेटा बेसिस कौन कौन से हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रही होंगी, जो मैंने बोल्ड किया और रेड कलर कर दिया है जिसको। तो आप पबमेड से, स्कूपर से, वेब ऑफ साइंस से, गूगल स्कॉलर से जो है, आप ये चीज़ें सारी सर्च कर। अब इसकी सर्च करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे कि हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम सिंपली जाते हैं, या तो गूगल स्कॉलर पे चले जाते हैं। अगर गूगल स्कॉलर पे नहीं जाएंगे तो पबमेड पे। अगर उस पर भी नहीं तो एल्सेवियर पे चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना हमारा। तो जी जी बिल्कुल। हम लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड दो तीन बातें लिखते हैं, या एग्जैक्ट टाइटल पूरा लिख देते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी पेपर आ जाते हैं उनमें से जो हमें अच्छे लगते हैं, पढ़ के एक दो तीन चार पाँच सात चार, वो हम लोग डाउनलोड कर देते हैं, और बस उन्हीं में से हम लोग डेटा ला देते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये एक जनरल था, या कहने कि एक रफ सा तरीका है, जो कि कोई भी आर्टिकल आसान था और नॉर्मल सा आर्टिकल लिखने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन हमने जब इसको एक रिव्यू आर्टिकल में लेके जाना होता है, तो हमें देखना होता है कि हमारे पास कितना ज़्यादा लिटरेचर पड़ा हुआ है। अब हमने एक खास टॉपिक लेना है, हमने एक खास कह लो कि कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं। इस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए हमने उसको नैरो डाउन कर देना अपने लिटरेचर को। कुछ करो कि जी। पूरी दुनिया में 50 अरब के करीब पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है। अब उन 50 अरब पेपर्स में से जो आप एपिलेप्सी पे काम कर रही हो, वो कह लो कि सिर्फ उससे 20,000 पेपर्स हैं वो एपिलेप्सी के। अब 20,000 से 20,000 पेपर तो आपके कह लो कि जो आपका स्कोप है उस इशू का, उसके मुताबिक तो नहीं ना होंगे। तो आपने और क्या करना, उनके लिए उसको नैरो डाउन करने के लिए उसका एक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाना है। ठीक है। जब आप वो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाएंगे, वो कहते हैं कि हमने एपिलेप्सी के वो वाले पेपर डाउनलोड करने हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया हो कि एरिथ्रोपोइटिन इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। अब अगर एरिथ्रोपोइटिन के अलावा कोई भी उन्होंने ड्रग इस्तेमाल की होगी तो हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा फोकस इस पे है, एपिलेप्सी और एरिथ्रोपोइटिन पे। आपको समझ आ गई है ना इस बात। जी जी आ रही। तो अब हमने क्या करना है, हमने कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं। हम इस तरह के कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे कि एपिलेप्सी, नहीं, एरिथ्रोपोइटिन एज अ ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। और इसी तरीके से हम दो तीन और जो है वो कीवर्ड्स इस्तेमाल कर लेंगे। और उन कीवर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, पबमेड पे जाके, स्कूपस पे जाके, वेब ऑफ साइंस पे जाके, गूगल स्कॉलर पे जाके उनको सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो वहां से हमें हो सकता है कि 1,000, 2,000, 3,000 पेपर जो हैं वो सामने आ जाए। हमने उन 3,000 पेपर्स के जो एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल हैं उनको डाउनलोड कर लेना, और वो मिल भी जाते हैं ऑनलाइन। ठीक है। उनको डाउनलोड करने के बाद हमने उनको एक बार देख लेना है जनरली कि कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जिनके अंदर मेट्रोपॉलिटन और एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो बड़े पेपर कितने हैं। हो सकता है वो 1,000 में से सिर्फ 200 हो या 300 हो। अब उन 300 में से आपने मजीद नैरो डाउन करने के लिए क्या करना है, आपने ये देखना है कि ह्यूमन से कितने ट्रायल्स आए हैं, और एनिमल, ह्यूमन के अलावा जो एनिमल है, जैसे कि रैट्स हो गए, रैट्स पे कितने, या फिर माइस जो है वो आगे, उस पे कितने ट्रायल्स हैं। तो आपने ह्यूमन स्टडीज फर्स्ट करो कि वो हमारे पास जो टोटल आए थे, 500 आए थे पेपर रिस्ट्रोपोइटिन के और एपिलेप्सी के। तो उनमें से हमने ह्यूमन स्टडीज जो है उनको पहले नैरो डाउन कर देना। फर्स्ट करो कि हमारे पास सिर्फ 30 आ जाती हैं ह्यूमन स्टडीज, रिस्ट्रोपोइटिन की इलाज के लिए ह्यूमन पे जो ट्रायल किए गए हैं उसकी 30 स्टडी है बस, स्टडी। और जो चूहे हैं या रेड्स हैं, उन पे जो है वो हमें आ जाती हैं
30 की स्टडीज आ जाती है। टोटल हमारे पास कितने हो गए पेपर? 60। तो जी। अब आप ये देखो कि हमारे पास जो टोटल हमारे पास पेपर थे जो हमने सपोज किए थे वो 20,000 थे। 20,000 में से 500 आए, 500 में से 30 ह्यूमन के आगे, 30 चूहों के आगे, तो टोटल हमारे पास 60 पेपर आ गए। तो अब उन 60 पेपर्स में से हमें देखना है कि वो कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जो कि सिर्फ रिथ्रोपोइटिन का एपिलेप्सी में चेक कर रहे हैं, किसी और न्यूरोडिजेनरेटिव जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ ना हो। तो अगर हम उनको दोबारा एक बार और स्क्रीन करते हैं, उनका टाइटल पढ़ के और उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के, तो हो सकता है कि उन 60 में से हमारे पास टोटल 30 रह चुके। तो हमने अपनी स्टडी में टोटल वो 30 स्टडी इस्तेमाल करनी है जो कि स्पेसिफिकली हमारे इंटरेस्ट है। आपको इस जी। समझ। हाँ जी। तो अब यहाँ पे ये मैं आप ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि हमें इस तरीके से अपने लिटरेचर को देखना है कि हम लोग जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे कि एपिलेप्सी एंड एरिथ्रोपॉइटन है, तो इसके अंदर जो हमारी इंटरेस्ट की कोई भी स्टडी है ना वो रह ना जाए। ठीक है। हम्म। बनती है 20, वो बनती है 15, वो बनती है 35, 40, वो आपने एक बार इकट्ठी कर लेनी है और उसको आगे आपको लेके चलना है। ये हमने ये वाली स्पेसिफिक स्टडी है और उसमें से आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ये मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है कि जी। यूज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सर्च टर्म्स। तो वो कम्बिनेशन ऑफ सर्च टर्म्स मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग डिफरेंट कीवर्ड्स हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे या डिफरेंट सर्च टर्म्स जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। और उन सर्च टर्म्स के अंदर हम लोग ये बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं एंड हम्म। और ये हमने हमेशा कैपिटल लेटर में लिखने होते हैं। अगर हम शॉर्ट लेटर में लिखेंगे तो वो बूलियन ऑपरेटर का काम नहीं करेगा। ठीक है। एंड और जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है। ये हम लोग उस वक्त लिखेंगे जब हम लोग पबमेड में स्कूपर्स या वेब ऑफ साइंस या गूगल स्कॉलर जहाँ पे भी हम लोग सर्च कर रहे हैं वहाँ पे हमने जब अपने कीवर्ड लिखते हैं तो अगर उसके अंदर एंड और हम ऐड करना चाहते हैं तो फिर हम ये ऐड करें। ठीक है। उसके बाद है हमने स्क्रीन करना है रेलिवेंट स्टडीज को। ये वही बात जो भी मैंने आपको बताई है कि हमारा जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हमने करना है। और ये हमने कैसे करना होता है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट्स को रीड करना है, टाइटल को, हर स्टडीज को। तो फर्ज करो कि हमारे पास टोटल 60 या 70 या 100 स्टडीज आ जाती हैं या 1,000 स्टडीज आती हैं, तो आपने उनके एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल्स को स्टडी करने के बाद अपनी स्टडीज जो हैं उनको अलग कर लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो हम डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? जब हमने एक बार रेलिवेंट स्टडीज सिलेक्ट कर ली हैं तो उसके बाद हमें ये वाली चीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी होती है। जैसे कि उनकी स्टडी डिजाइन कौन सा था, ह्यूमन ट्रायल था या रैट ट्रायल था। दूसरे नंबर पे सैंपल कितना था, कितने लोग शामिल किए गए थे या कितने रैट्स शामिल किए गए थे, उनके आउटकम्स क्या थे, क्या एरिथ्रोपॉयटिन ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया था, नेगेटिव रिस्पॉन्स किया था, या फिर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था, क्या था, और उस स्टडी की मेन फाइंडिंग क्या थी। ये चीज हमने इस सारी चीज को हमने निकालना होता है। जब हम ये निकाल लेते हैं तो फिर इसको हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में ले जाते हैं या फिर पिक्चर फॉर्म में डालो कि हम इसका आगे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से बता सकें। तो उसके लिए हमें लिटरेचर को एनालाइज करना पड़ता है। वो हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से कर लेते हैं कि हम लोग उनका कॉमन ट्रेंड निकाल लेते हैं, थीम्स निकाल लेते हैं, गैप्स रिसर्च कर रहे हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग फिर कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं अपने फाइंडिंग्स को जो दूसरी स्टडीज है उनके साथ, और हमें पता चल जाता है कि कौन सी इनकन्सिस्टेंसीज जो हैं वो इस एरिया में पाई जा रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक सुपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और हाँ जी। इस तरीके को हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक वे ऑफ कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। ओके। तो ये हो गया। आपकी दूसरी बातें वही हैं, जब आपने इतना सारा कुछ कर लिया, ऊपर आपने स्टडीज निकाल ली हैं, उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको एनालिसिस कर लिया, तो फिर आपने थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है कि हमने अपने डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। उसके बाद वही चीज़ है, इंट्रोडक्शन तो आप ऑलरेडी लिख चुकी हो, इसका कोई मसला नहीं है। बैकग्राउंड भी आप दे चुकी हो, 2 चैप्टर्स आपने लिखे हुए हैं इंट्रोडक्शन के और उसके। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपनी जो लिटरेचर आपने वो सारा निकाल लिया उसको आपने समराइज करना है। तो उसके समराइज के कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो ये सिंपल है, ऑर्गेनाइज द लिटरेचर बाय टॉपिक और थीम। ये वही चीज़ है जो भी आपको बताया कि आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने लिटरेचर को जो भी आपका टॉपिक है उसके लिहाज से।
ये ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये वाली फाइल, ताकि आपको आसानी हो अगर आप मजीद इसको देखना चाहें। ओके, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले रही हूँ इसकी वजह अच्छा, वैसे मैं आपको ये भेज भी दूंगा, आपकी आसानी हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पे है यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। आपने कोई ना टेक्निकल jargon को इस्तेमाल नहीं करने होते, कोई स्पेसिफिक और इसी किस्म की आपने टर्म्स नहीं इस्तेमाल करनी टेक्निकल, जिससे ये पढ़ने वाले को बड़ी परेशानी होती है। आपने सिंपल और कंसाइज लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करनी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जो वीक इन्फॉर्मेशन है या फिर कहने की जो एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है जिसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, आपने वो वाली इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भी लिखनी है। फिर उसके बाद है आपने हेडिंग एंड सब हेडिंग यूज करनी है अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। अगर वो ज़्यादा डेटा है और आप उसको समझते हैं कि इसके अंदर हेडिंग और सब हेडिंग आनी चाहिए, तो क्या होगा कि हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है वो एक ऑथेंटिक और क्रेडिबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए हमें फिर ये भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़ वही है कि आपने साइटेशन जो है वो एग्जैक्ट देनी है, गलत साइटेशन नहीं देनी। तो या फिर अगर आप एक फर्ज करो आप एक रिव्यू पेपर पढ़ रहे थे, अब रिव्यू पेपर के अंदर उस बंदे ने एक लाइन लिखी है, आपको पता है कि उस लाइन का आखिर में उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है कि उस लाइन को अपने अल्फाज में लिख के और वो जो रेफरेंस उस बंदे ने दिया हुआ है आप वो उठा के देखें। होता तो हम लोग करते तो ऐसे हैं कि वो वाला रेफरेंस उठा के लगा देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे करना चाहिए कि जो वो रेफरेंस इसने दिया है, साइटेशन दिया है, उस पेपर को ओपन करना चाहिए। और ओपन करने के बाद एटलीस्ट उसका टाइटल और उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक बार पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद हमें दोबारा उस फिक्रे पे आके देखना चाहिए कि क्या ये जो फिक्रा लिखा हुआ है क्या वो इस टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ मैच कर भी रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं करता तो उस बंदे ने वो साइटेशन गलत दी है। आप अपनी साइटेशन पे दोगे तो नहीं बता आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएगा क्योंकि आपने ये रेफरेंस गलत दिया हुआ है, तो मतलब है कि आप सारा काम ही गलत करते हो। इसलिए अगर आपने कुछ को सेव करना है तो आपने ऑथेंटिक साइटेशन देना है। से। ठीक है। ओके। जी हेलो। जी जी भाई, समझ गई मुझे। हाँ जी। तो उसके बाद वही है, एनालाइज करें अपने लिटरेचर को। इसके अंदर सिंपली वही चीज़ उन्होंने बताया है, वो ये रिपीट हो रही है कि आपने ट्रेंड गैप्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज हैं उनको आपने देखना है। और उसके बाद आपने ये भी देखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक लिटरेचर रिव्यू लिखने में या कोई भी रिसर्च पेपर लिखने में, कि आपने हमेशा अपनी स्टडी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं वो भी लाजमी साथ में बतानी होती हैं। अगर आप वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं बताते तो किसी बंदे को पता नहीं चलेगा कि क्या ये वाली स्टडी जो है इस काबिल है कि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। और बाद बात कुछ स्टडीज होती हैं उसमें हम लोग अपनी स्टडी की वीकनेस नहीं लिखते हैं। वीकनेस से मुराद दिया कि हमने सिर्फ ये वाली स्टडी जो है वो पाकिस्तान के अंदर की है। इसका मतलब यह है कि इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है, रशिया की पॉपुलेशन है, अमेरिका की है, यूरोप की पॉपुलेशन है, वो पाकिस्तान से अलग है। तो इसका मतलब है कि हम लोग हर किसी की जनरलाइज नहीं कर सकते पाकिस्तान की स्थिति को। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, मोर जनरलाइजेबल रिजल्ट लेने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे सर्वेज करके या स्टडीज कंडक्ट करके उन सब के डेटा को कलेक्ट करके उसमें से हम लोग आखिर पे आके जनरलाइजेबल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये वाली स्टडी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट की है, लिहाजा ये स्टडी का वीक पॉइंट है। और अगर आप बहुत जनरलाइजेबल रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम पूरे साउथ एशिया जो है उसकी स्टडीज करवाते हैं या फिर पूरे यूरोप या डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ओके। तो स्ट्रेंथ भी इसको बतानी होती है साथ में। स्ट्रेंथ इसलिए है कि हमने इसको इस तरीके से किया है जो कि एक बैलेंस तरीका है। ठीक है। और आपने वो अपनी स्टडी की जो खसूसियात है वो बतानी होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग पाकिस्तानी अक्सर मिस कर जाते हैं, या कह लो कि जो अर्ली रिसर्चर्स होते हैं वो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जी ये चीज़ आसान है, ये प्रोवाइड योर ओन इनसाइट। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सारा लिटरेचर कंडक्ट किया, को एनालाइज किया, उसमें डेटा एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपने वीकनेस को स्ट्रेंथ लिखी, और उसके बाद आप अपनी इंसाइट नहीं देते कि आपने क्या कंक्लूड किया है। वो चीज़ भी लिखना आपके लिए बहुत अहम होता है। और उसमें आपने फ्यूचर के लिए जी जी। एप्लीकेशन देनी होती हैं या रिकमेंडेशन वो भी देनी होती है। ठीक है। आखिर पे कंक्लूजन लिखें कि आपने क्या निकाला है इसमें से, कि समरी और की पॉइंट्स जो आपने निकाले हैं, और आपने जो आपका हाइपोथेसिस है या थीसिस स्टेटमेंट होती है, आपने उसको रीस्टेट करना होता है एक बार फिर कि हम लोग ये करना चाह रहे थे और हमने जो नतीजा निकाला है वो इसके अगेंस्ट ये है। तो इससे ये होता है कि आपकी स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आ जाती है और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और उसके अंदर जब आप उसे रिव्यू के लिए या पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा एरर्स वगैरह नहीं आते। तो उससे बचने के लिए हमें हमेशा सारा कह लो कि पेपर लिखने के बाद हमें उसकी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग एक बार दोबारा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी राइटिंग कौन साइज है,
फ्री ऑफ जार्गन्स है। और बाकी हमारी फॉर्मेटिंग चेक करते हैं हम लोग जब जर्नल में भेजेंगे पब्लिकेशन के लिए, तो वो एक बार जब हमारे पेपर को रिव्यू करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इन्होंने तो एक सिस्टमैटिक वे से हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। प्रूफरीडिंग की डिग्री किया, ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं है, और इन्होंने कोई जार्गन भी इस्तेमाल नहीं किए हुए। इट मीन्स कि इस बंदे का काम जो है वो अच्छा है। जब ये आपका इंप्रेशन पड़ जाता है तो वो आपको विदिन 15 डेज, 21 डेज वो एक्सेप्टेंस का लेटर दे देते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें वो करने के लिए कहते हैं और उसके बाद आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक ठीक। आसान जी। तरीका है, हम इस तरीके से अपने लिटरेचर रिव्यू को एक बेस्ट तरीके से लेके जा सकते हैं आगे। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हाँ जी, अच्छे से